मेरा पति दुबई में रहता था। मैं और मेरी जेठानी घर में अकेले रहते थे। मेरी जेठानी विधवा थी। वो रोजाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और कहती कि किसी अनाथ को दे आती हूँ, तुम्हारे जेठ को पुण्य मिलेगा। एक दिन मेरी जेठानी बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगी कि तुम्हारी जेठानी पेट से है। मैंने जेठानी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन जेठानी का पीछा किया तो जेठानी एक पुराने घर में गई। वहां जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी जेठानी ने तो मैं अपने बुआ के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे लिए जो पहला रिश्ता आया मेरी बुआ उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लिए बैठी हुई थी। तो झटपट में मेरी शादी निपटा दी। मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए बुआ को डर था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसीलिए जब मेरे लिए अनिल का रिश्ता आया तो मेरी बुआ ने जल्दी जल्दी ऐसे शादी कर दी जैसे मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, इसीलिए मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया था, क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्जा ले लिया था, इसीलिए वो कर्जा उतारने के लिए उनको बाहर कमाने के लिए दुबई जाना पड़ा, ताकि वो कुछ पैसे जमा करके आ जाए। कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगा। उनके कागजात पहले से ही बने हुए थे, इसीलिए वो कमाने के लिए चले गए जहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी थी। उन्हें अभी भी मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरा पति बाहर चला गया और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने अपने पति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था। अनिल ने मुझे कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सब्र करना। पैसे की परेशानी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ शादी ही नहीं अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? इस तरीके की बातें करके अनिल ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि वो ठीक ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। उसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को तो मैंने विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी जेठानी ही रह गई थी। इस थोड़े से समय में मेरे जेठानी से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसीलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ ही गुजारे थे। अपनी जेठानी के साथ बैठने और बात करने का तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता था, न ही फिलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर देती थी और वो चुपचाप खा लेती थी। मेरी जेठानी सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब मेरे पति चले गए थे तो घर में मैं और मेरी जेठानी ही थे, इसीलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी जेठानी कुछ अजीब सी थी। वो आम जेठानियों की तरह नहीं थी। काम ना करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर दिया करती थी। अगर मुझे जागने में देर हो जाती तो वो नाश्ता बना दिया करती थी, मेरे मैले कुचेले कपड़े धोने लग जाती थी। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिली थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपके देवरानी को काम नहीं आता, लेट सोकर उठती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती। मेरा इतना सा कहना था कि उसके बाद मेरी जेठानी ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर 10 दिन भी मेरे कपड़े मैले कुचैले पड़े रहते तो वो नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती थी तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ वो अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती थी तो मुझसे कहती कि एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। मैंने उनसे पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर एक आदमी का खाना ज़्यादा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे जेठ जी जीवित नहीं हैं, इसीलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दे दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई।
क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे उन्होंने कभी भी मेरे जेठ का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात तो ये थी कि वो दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात का ही खाना देती थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा था, जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो पहले भी खाना देती रही हो। मैं तो अपने पति में व्यस्त थी, मैंने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को। लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति के गुजरे हुए 4 साल हो गए थे और वो उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत पहली बार देखी थी और अपनी जेठानी को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो एक चुप सी औरत लगती थी, जिसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कभी कोई खास अच्छाई नज़र नहीं आई थी, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं उनको याद करती थी तो मैं अपने जेठानी का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वो थोड़े समय के लिए बाहर गए हैं तो मेरा ये हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे जेठ जी तो इस दुनिया से ही चले गए थे और मेरी जेठानी तो उम्मीद भी नहीं लगा सकती थी कि उनके पति कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा दिल धक धक करने लगता था और फिर मुझे मेरी जेठानी से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वो औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगती थी, और जो औरतें बिना वजह अपने पति की बुराइयां करती थी, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी जेठानी रोज खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी। लेकिन मुझे जागना होता था क्योंकि मुझे दरवाजा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपने जेठानी से कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? मेरी जल्दी सोने की आदत है क्योंकि सुबह सवेरे ही अनिल के फोन कॉल का वक्त होता है। मेरी जेठानी ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। मुझे उनके जाने आने पर कोई एतराज नहीं था, ना वो मेरे मामले में दखल देती थी और ना मैं उनके मामले में। अब तो मैं खुद को खुदकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली है जो कि मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबने सास और जेठानी का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था कि मुझे बहुत डर लगता था। हालांकि मेरी सास तो नहीं थी, बस जेठानी ही थी, वो भी बहुत अच्छी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरा दिमाग सन्न रह गया था, और मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी जेठानी की तारीफ कर रही थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफरत महसूस होने लगी थी। वास्तव में मेरी भोली भाली दिखने वाली जेठानी अंदर से इतनी शातिर होंगी मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वो पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो। लेकिन मुझे नहीं पता था उन्होंने अच्छाई की चादर ओढ़ रखा है और जो हकीकत है वो उनके बिल्कुल विपरीत है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ये हकीकत जानकर। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब कुछ बता दूंगी। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी जो मैं किसी को बताती। मैं तो अपने आप से दोहराते हुए भी शर्म से पानी पानी हो रही थी। भला मेरी जेठानी इस तरह से कैसे कर सकती हैं? लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरी जेठानी उम्र में ठीक ठाक थी। मेरी जेठानी 35 साल से कुछ ऊपर की ही थी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि उन पर बुढ़ापा आ गया है। लेकिन कुछ दिन से मैंने ये भी देखा था कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन अचानक वो मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर वो जल्द ही होश में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरी बीपी लो हो गई है। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैंने ऑटो पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर चली गई। घर आते हुए एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनको क्या हुआ है।
शायद वाकई उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर ने कहा कि उनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन दिया और उनके ब्लड सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी विधवा जेठानी प्रेग्नेंट थी। ये देखकर तो मेरा सर बुरी तरीके से चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने जेठानी को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वो रिपोर्ट छुपा दी। मेरी जेठानी की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वो रोज की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि किस तरह का ड्रामा कर रही है ये औरत। मैं इनकी पति से मोहब्बत देखकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। यकीनन खाना भी उसी को देती होंगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती भी होंगी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना निकाल कर जाती थी, जो कि 2 लोगों के लिए काफ़ी होता था। पहले मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मामला क्या है और मेरी जेठानी रोजाना रात को कहाँ जाती हैं। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूंगी, उसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। मेरे पति को भी पता चले कि उसकी विधवा भाभी ने कितनी घिनौनी हरकत की है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में होते हुए भी मेरी जेठानी को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पल पल मौत के करीब हो रही हैं। वैसे तो मौत हर इंसान के सिर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बढ़ता उम्र मौत का संकेत होता है। उम्र के इस हिस्से में आकर वो इस तरह का काम कर बैठी हैं। मैंने जेठानी का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वो खाना लेकर बाहर जाएंगी तब मैं उनके पीछे जाऊंगी, लेकिन मुझे याद आया कि वो बाहर से ताला लगाकर जाती हैं, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतजार करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि वो आज के बाद बाहर से ताला लगाकर ना जाया करे। मुझे डर लगता है कि कहीं घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। मेरी ये बात सुनकर मेरी जेठानी के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी जेठानी खाना लेकर बाहर गई तो मैंने अपनी पुरानी दुपट्टा उठाई, जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इस दुपट्टे को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। इस दुपट्टे का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि मेरी जेठानी मुझे पहचान ना सके। रात के 10 बज रहे थे और गली में सन्नाटा हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी सोने के आदी थे। मैं इस तरह से जेठानी का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक नहीं हुआ कोई उनके पीछे है। वो शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो एक पुराने घर में घुस गई, जो बहुत ही टूटा फूटा सा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वो दरवाजा बंद ना कर दे, लेकिन जब मैंने पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में कुंडी ही नहीं थी। मैं दबे पांव इस घर के अंदर घुसी तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर मेरी ही जेठानी का हम उम्र एक शख्स मौजूद था और मेरी जेठानी उससे बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। न सिर्फ बातें कर रही थी, बल्कि अपने हाथों से निवाला बनाकर उस शख्स को खिला रही थी। ये दृश्य देखकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था कि ये सब क्या हो रहा था। यानी कि मेरी जेठानी रोजाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वो गरीब बेसहारा को खाना देने जाती हैं, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर न सिर्फ उसको अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफ़ी वक्त लगाती हैं। यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ और जब मैं पूछती हूँ तो कहती हैं कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी थी। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैं उन सब बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात, कभी जेठानी पर जरा भी शक नहीं किया था। और मैं उनको एक अच्छी औरत समझती रही जो अपने पति की वफादार है और उनके पुण्य के लिए खुद गली से बाहर आकर गरीबों को खाना देती हैं। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी।
न ही किसी अनजान शख्स से बातें करने की हद तक थी, बल्कि बात तो इससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी। मेरी जेठानी तो पेट से हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यही वो शख्स है जिसके साथ मेरी जेठानी का कोई चक्कर है। इसी वजह से वो खाना देने के बहाने यहाँ आती हैं। अब ये आदमी कौन था मैं नहीं जानती थी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं वहाँ जाकर उन दोनों के मुंह पर बुरा भला कहूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि वो दोनों कहीं मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, और मैं पीछे अपना घर भी खुला छोड़ कर आई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे जेवरात पड़े हुए थे और कुछ कीमती सामान भी। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जेठानी घर आएंगी तो मैं उनके सामने सब कुछ बोल दूंगी जो मेरे दिल में है। वहाँ पर तो मैंने उस अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर में तो मैं बोल सकती थी। जैसे ही मेरी जेठानी वापस आई तो मुझे जागता देखकर थोड़ी चौंक गई और पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं। मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस घर की औरत इतनी बद किरदार हो सकती है उसको भला नींद कैसे आएगी। मेरी बात सुनकर तो मेरी जेठानी हैरान होकर मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखे, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं, और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि ये तुम क्या बोल रही हो। तो मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा कि ये सब मैं बिना वजह नहीं कह रही हूँ। ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप पेट से हैं, और अब मैं वो देखकर आई हूँ कि आप किसका पाप लिए फिर रही हैं। मेरी जेठानी ने वो रिपोर्ट उठाई और पढ़ने लगी और मुझसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती, लेकिन वो शख्स कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं। अपने पति के लिए पुण्य के काम का नाम लेकर किसी और शख्स के पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती। कौन है वो शख्स जिसके साथ आप हंसकर बातें कर रही थी। आपको अंदाजा भी है कि आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति सारी दुनिया को कि उनकी विधवा भाभी पेट से हो गई है। अगर मेरे जेठ जी जिंदा होते तो फिर जमाना कुछ नहीं कहता, थोड़ी बहुत बात होती और फिर सब चुप हो जाते कि चलो कोई अनुचित बात तो नहीं है, ये कहकर लोग उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन अगर दुनिया मेरे पति से उससे जुड़ी सवाल करेगी तो जमाने में मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोगों की बहन या बेटी इस तरह के काम करती हैं, लोगों की बहन या बेटी इस तरह के काम करती हैं तो उनके सर शर्म से झुक जाते हैं। मेरे पति तो बदनामी के डर से अपनी जान ले लेंगे। मैंने अपने दिल का सारा भड़ास जेठानी के सामने निकाल दिया तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो। वो शख्स तो मेरा भाई है, उसे किसी ने गलत मर्डर केस में फंसाया था जिसकी वजह से वो पुलिस से छुपकर इस घर में बैठा हुआ है, और मैं उसे खाना देने जाती थी। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसीलिए मैंने पुण्य का काम वाली बात की थी। मेरी जेठानी झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोलो, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वो आदमी आपका भाई नहीं है। वक्त आने पर जमाने के सामने हर कोई भाई बहन बन जाता है। अपने इतने बड़े भाई को कोई भी औरत अपने हाथ से निवाले बनाकर नहीं खिलाती। इस तरह की हरकतें औरत अपने प्रेमी के साथ ही करती हैं, और वो आपका भाई नहीं है, यह बात मुझे मालूम है। हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो आपका भाई नहीं है, वो आपका प्रेमी है। मैं अपनी धुन में न जाने क्या क्या बोल रही थी। मेरे फोन की घंटी बजी और इस फोन को सुनकर तो मेरे सर पे आसमान गिर गया और मैंने हैरत से अपनी जेठानी की तरफ देखा। मेरी जेठानी ने हैरत से मुझे देखा और कहा कि किसका फोन है, क्या हो गया है, बताओ तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो। मैंने जेठानी से कुछ नहीं कहा और मैं कमरे में आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जेठानी दरवाजा बजा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि किसका फोन है और तुम क्या रो रही हो। यकीनन वो परेशान थी, लेकिन मैं अपनी जेठानी को क्या बताती कि फोन उस लैब से आया था जहां पर मैंने अपनी जेठानी के टेस्ट करवाए थे, और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम सेम होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई है। आपकी जेठानी की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपकी जेठानी के पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वो एक नए शादीशुदा जोड़े की है।
जो आपके जेठानी के नाम की है और वो पेट से भी है, और आपकी जेठानी की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी जेठानी को कैंसर है। अब मैं अपनी जेठानी को क्या बताती कि मैं जो इतनी देर से उनके किरदार पर उंगली उठा रही थी, उनके पास तो जिंदगी की कुछ वक्त ही बची है। मैं किस मुंह से अपनी जेठानी से माफी मांगती। आखिर मैंने दरवाजा खोल दिया और अपनी जेठानी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उनको सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद मेरी जेठानी बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहता था। वो शख्स वाकई में मेरी जेठानी का भाई था जो पुलिस से छुप रहा था। एक छोटी सी गलत फहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी जेठानी कुछ महीने बाद इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी क्योंकि उन्हें कैंसर था। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उनको इतना कुछ कहा था। मुझे उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लैब वाले से कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट में जरूर कोई गलती है। लेकिन बजाय इसके कि मैं ये सब कुछ करती रही, मैंने आंखें बंद करके हर चीज पर भरोसा कर लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।